मूवी स्ट्राइक प्रस्तुत करता है 2022 रिलीज्ड ब्लॉन्ड। डायरेक्टर है एंड्रू डोमिनिक और IMDb रेटिंग 5.5 है। 50 के दशक की एक मशहूर अमेरिकन एक्ट्रेस मैरिलिन मोनरो की जीवनी पर आधारित आज की कहानी है। आपको कहानियों के साथ साथ मुझे सुनना भी पसंद है तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, शेयर एंड कमेंट। चले अब सुनते हैं। लॉस एंजलिस 1933। 6 साल की नॉर्मा जीन, उसका आज जन्मदिन है। उसकी माँ ग्लैडियस उसे एक सरप्राइज देने ले जा रही है। जब उसकी आंखों से हाथ हटाया गया, उसके सामने वाली दीवार पर एक हैट पहने हुए आदमी की तस्वीर टंगी है। माँ ने कहा, वो तुम्हारे पापा है। नॉर्मा तभी आवाज में बोली, मेरे पापा? श्श, किसी से मत कहना, ये एक सीक्रेट है। जब तुम पैदा हुई थी ना, वो हमारे पास नहीं थे। वो हॉलीवुड के एक बहुत बड़ा चमकता सितारा है। हमारी शादी नहीं हो पाई, मगर मन ही मन हम आज भी पति पत्नी हैं। नशे और धुएं में डूबी ग्लैडियस ने जैसे तैसे नॉर्मा का बर्थडे केक कटवाया और फिर नॉर्मा सोने चली गई और ख्वाब में उसे डैडी लेने आए। एकाएक आधी रात उसकी माँ उसे जगाने लगी। वो लोग कहीं जा रहे हैं। चारों ओर आग लगी है और उनकी गाड़ी बीच में से गुजर रही है। तभी सामने पुलिस ने रोककर कहा, आपको दिखाई नहीं देता या हॉलीवुड हिल्स में आग लगी है? ग्लैडियस बोली, मैं किसी को वहां जानती हूँ पर उसका नाम नहीं ले सकती। बहुत बड़ा आदमी है, मुझे उसके पास जाना है। पर पुलिस ने उन्हें वापस भेज दिया। उस रात ग्लैडियस ने नॉर्मा को बाथटब में डुबोकर मारने की कोशिश की, क्योंकि उस आदमी ने कभी नहीं चाहा था कि नॉर्मा पैदा हो, या उसने कभी ग्लैडियस से प्यार ही नहीं किया। या हो सकता है प्यार करता अगर नॉर्मा पैदा नहीं हुई होती। असल में ये प्यार हमेशा से एक तरफा ही रहा। वो तो उसे इस्तेमाल कर कब का जा चुका था, मगर ग्लैडियस ने अकेले ही उससे प्यार किया, अकेले ही नॉर्मा को जन्म दिया। और अब उसे नहीं पता कि वो कहाँ जाए, क्या करे। इंतजार करते करते, सब्र करते करते वो एक दिमागी मरीज बन चुकी है। नॉर्मा किसी तरह भागकर बगल वाले घर का डोरबेल बजाती है। हमें मदद चाहिए, मेरी माँ को मदद चाहिए। मिसेस फ्लिन भी नॉर्मा को कुछ ही दिन अपने पास रख पाई और फिर एक दिन उसे अनाथालय छोड़ आई, क्योंकि ग्लैडियस मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है। वो किसी बच्चे का ख्याल अभी नहीं रख सकती। नॉर्मा कहती रह गई, मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे माँ पापा हैं। लेकिन उसका कहा अनकहा सब बराबर है दुनिया के लिए। 10 साल बाद अमेरिका की फैशन इंडस्ट्री में एक उभरता सितारा मैरिलिन मोनरो तेजी से शहर के हर मैगजीन में छाने लगी। जल्द ही एक्टिंग में करियर बनाने के लिए उसने एक्टिंग क्लासेस लेनी शुरू कर दी। वहीं उसने पहली बार कैस और एडी को देखा। उसके मैनेजर ने कहा कि वो उसे उस मुकाम पर पहुंचा देगा कि शोहरत उसके कदमों पे होगी। आज उसका पहला ऑडिशन है। वो घबराते हुए डायरेक्टर जी के ऑफिस में दाखिल हुई, जहां उसका रेप हुआ और उसे पता चला कि बिना ऑडिशन ही उसका सिलेक्शन मूवी के लिए हो चुका है। उसकी पहली फिल्म के साथ वो और मशहूर हो गई। लोग उसे पहचानने लगे, उसे शोहरत मिलने लगी, मगर साथ ही उसके अंदर खुद को ही मंजूर करने की एक जद्दोजहद भी चल रही है। वो और भी ज़्यादा अच्छा एक्टिंग करने की कोशिश करने लगी। फिर एक दिन एक्टिंग क्लास में एक्टिंग करते हुए उसके अंदर के जज्बात बाहर आने लगे और वो चीख चीख कर रोने लगी। तब कैस ने उसे संभाला। वो हर ऑडिशन में अपने अच्छे एक्टिंग के दम पर रोल पाना चाहती है, मगर हर बार उसे कुछ और ही करना पड़ता। मगर वो क्यों ऐसा कर रही है? आज वो सालों बाद अपनी माँ ग्लैडियस से मिलने मेंटल हॉस्पिटल गई। उसकी दिमागी हालत की वजह से उसे किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी। नॉर्मा माँ को देख लिपट कर रोने लगी और कहा, मैं उसी स्टूडियो में काम करती हूँ जहाँ सालों पहले माँ आप काम किया करती थी। दरअसल वो अपने पिता को ढूंढने की कोशिश कर रही है, पर उसकी माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। धीरे धीरे उसका करियर बढ़ने लगा, मगर उसे हमेशा यही लगता कि जो पर्दे पर है वो मैं नहीं हूँ, वो मैरिलिन मोनरो है जिसे लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। मैं उससे बहुत अलग हूँ। उसके सारे रोल ग्लैमरस गर्ल के होते, जहाँ लोग उसके पीछे पागल हैं, उसे पाना चाहते, उसे छूना चाहते हैं।
और असल जिंदगी में भी लोग यही चाहते हैं। उसे ऐसा लग रहा है कि लोग उसे नॉर्मा जीन से मैरिलिन मोनरो बनाने में लगे हैं। मैनेजर ने कहा, अगली मूवी इससे भी बड़ी हिट होगी। उसकी जिंदगी इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है कि कहीं कुछ थामने के लिए नहीं है। वो बस फिसलती जा रही है, एक नकली पर्दे की दुनिया की जिंदगी। ऐसे में एक्टिंग क्लास के कैस और एडी से उसकी नज़दीकियाँ बढ़ी। वो पहले उसके दोस्त बने जो नॉर्मा को कभी नसीब नहीं हुए थे। फिर उनमें जिस्मानी ताल्लुक बनने लगे। वो नॉर्मा के करीब इसीलिए आना चाहते थे क्योंकि वो मशहूर थी, मगर नॉर्मा कैस को चाहने लगी थी। बचपन से ही अकेली रह रही नॉर्मा अब किसी के प्यार में बंधने के ख्वाब देख रही है। और एक दिन उनकी तस्वीर मैगजीन में आ गई। नॉर्मा के मैनेजर ने समझाया, ये उसके करियर के लिए अच्छा नहीं है, उसके स्टूडियो के साथ कॉन्टैक्ट्स चल रहे हैं। वो बोली, वो मुझे मैरिलिन मोनरो नहीं नॉर्मा समझते हैं, मुझे चाहते हैं। उसने मैनेजर की एक ना सुनी और एक दिन पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। नॉर्मा बहुत खुश है। जब उसने कैस और एडी को ये खबर दी, वो उसके सामने तो राजी है, पर अब उन्हें उससे पीछा छुड़वाना है। यहाँ बाप बनने थोड़े ही आए हैं। अब नॉर्मा ने नई फिल्म साइन करना बंद कर दिया। मैनेजर ने बहुत समझाया कि ये उसके करियर का सबसे अच्छा समय है, बच्चा गिरा दे, पर वो ये बच्चा किसी को नहीं देगी। बीच बीच में नॉर्मा माँ से मिलने जाती रहती। उस दिन जब वो ये खुशखबरी देने गई कि वो दादी बनने वाली है, साथ कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। जब उसकी माँ ने उसे मारने की कोशिश की थी, जब वो अकेलेपन से टूट गई थी। ये ख्याल आते ही नॉर्मा सहम गई। सामने ग्लैडियस चुपचाप बैठी है, एक मानसिक रूप से बीमार औरत जो अपने बेटी तक को नहीं पहचानती। नॉर्मा ने डॉक्टर से पूछा, क्या ये बीमारी जीन में आ सकती है जो बाद की पीढ़ियों को भी हो जाए? डॉक्टर के पास इसका कोई जवाब नहीं। नॉर्मा बीते कल की डरावनी यादों से घिर गई। वो अपने बच्चे को ऐसा भविष्य नहीं देना चाहती। उसने अपने मैनेजर को फ़ोन किया और कहा, मुझे अबॉर्शन करवाना है। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने अपना मन फिर से बदल लिया। अब वो इस बच्चे को रखना चाहती है। बार बार कहती रही, रोको, ऑपरेशन को रोको, पर तब तक देर हो चुकी थी। बेहोशी की सुई देकर उसका बच्चा गिरा दिया गया और फिर से वो अपनी पुरानी दुनिया में लौट गई। कुछ महीने बाद वो एक और चाहने वाले से मिली, रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन जो डिमैशियो। एक दो मुलाकात में नॉर्मा ने उसे बताया कि वो न्यूयॉर्क जाकर अच्छी फिल्मों में काम करना चाहती है, परिवार चाहती है, बच्चे चाहती है, एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती है, कि वो मैरिलिन मोनरो से छुटकारा चाहती है जो उसकी जिंदगी जकड़ रही है। उसे नॉर्मा जीन बनकर रहना है। एक शाम उसे एक खत आया। लिखा है, मेरी प्यारी बेटी, ये खत लिखना मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल कामों में से एक था। मैंने उस दिन तुम्हारा इंटरव्यू देखा। तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है और तुम किस तरह बेसब्री से हर दिन अपने पिता को तलाशती हो। मैं जल्द ही तुमसे ज़रूर मिलूंगा और इस दिन बाप बेटी की सारी शिकायतें खत्म हो जाएगी। हम एक सुखी परिवार होंगे। नॉर्मा को याद नहीं इससे पहले वो कब इतना खुश हुई थी। उसे हर रोज उनके आने का, उनसे मिलने का बेसब्री से इंतजार रहता। एक दिन एक शो में उसे बताया गया कि कोई उसके कमरे में उसका इंतजार कर रहा है। उसे लगा आखिरकार उसके पापा आए होंगे, मगर वो जो डिमैशियो निकला, जिसने अपने प्यार का इजहार किया और कहा, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाऊंगा जहाँ हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, और फिर शादी के लिए हाथ मांग लिया। नॉर्मा को हमेशा एक सच्चे प्यार की तलाश थी। हालांकि वो उससे प्यार नहीं करती, पर उसने हाँ कर दी। जल्द ही उनकी शादी हो गई और शादी के कुछ समय बाद से ही उनके आपसी सोच का बेमेल साफ झलकने लगा। नॉर्मा इतनी फैशन और फिल्म की दुनिया में रही है कि उसे बाहर की दुनिया में कैसे उठना बैठना है मालूम ही नहीं। इसीलिए बार बार वो हंसी का पात्र हो जाती और दूसरी तरफ जो भी उसे समझ नहीं पाता या वो उसे समझ नहीं पाती। एक दिन कैस ने जो को मिलने बुलाया और नॉर्मा की कुछ अधनंगी तस्वीर उसे दिखाई जो उसने तब खींची थी जब वो साथ थे, और उसके नेगेटिव के बदले पैसे मांगे। उन तस्वीरों को देख जो को इतना गुस्सा आया कि उसने घर आकर नॉर्मा को बहुत बहुत मारा और उसे ये फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने को कहा। जिस खूबसूरती और चकाचौंध की वजह से उसने नॉर्मा को पसंद किया,
अब वही उसकी आंखों में चुभने लगे और जल्द ही उनका डाइवोर्स हो गया। अब कुछ साल बाद एक दिन वो डायरेक्टर आर्थर मिलर के फिल्म के लिए ऑडिशन देने गई। ये फिल्म आर्थर के बहुत करीब है क्योंकि ये उसकी अधूरी लव स्टोरी की प्रेमिका माग्दा के ऊपर है, जिसके लिए नॉर्मा को चुना गया। धीरे धीरे उनमें नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और उनकी शादी हो गई। अब जाकर नॉर्मा को लगने लगा कि उसकी सही इंसान से शादी हुई है, जो कि एक राइटर है और उसे समझता है। दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर दोनों एक बीच हाउस में रहने लगे। वो इस दौरान प्रेग्नेंट हो गई। बेहद खुश नॉर्मा ने एक दिन उसके ऑफिस में कुछ डायलॉग्स देखे जो दरअसल नॉर्मा के कहे हुए थे। यानी क्या वो उस पर मूवी बनाने की सोच रहा है? क्या वो इतने दिनों से उसे ऑब्जर्व कर रहा था? नॉर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई और एक दिन रेत में पांव फिसलने से उसका मिसकैरेज हो गया। नॉर्मा को जब जब निजी जिंदगी में तकलीफ होती, वो उसे भुलाने, उसे दबाने फिल्मी दुनिया में लौट आती, जहां वो किसी और के किरदार को जीती। वो मैरिलिन मोनरो बन जाती, जो हमेशा खुश रहती है, जिसे सब चाहते हैं, जिसकी दुनिया में कोई गम नहीं है। उसने आर्थर से दूरी बना ली, मगर धीरे धीरे उसकी दबी झुंझलाहट बाहर निकलने लगी। वो शूटिंग सेट पे एक्टिंग करते हुए रोने लगती, खुद को चोट पहुंचाती, चिल्लाती कि उसे नहीं करना है ये सब, उसे छोड़ दो, उसे घर जाना है। लेकिन उसके आंसुओं को मेकअप से छुपा दिया जाता। उसकी इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए उसे ड्रग्स देकर शूट कराया जाने लगा। अपनी अधूरी जिंदगी को भुलाने के लिए, अपने गमों को भुलाने के लिए वो और ड्रग्स लेने लगी और धीरे धीरे इसकी आदी बन गई। उसे मैरिलिन नाम से नफरत हो गई। कैमरा, लाइट, फिल्म के पर्दों से सबसे नफरत होने लगी। हर उस इंसान से जो उसकी जगह मैरिलिन मोनरो को देखते हैं। नॉर्मा जीन किसी को नजर नहीं आती, उसकी चीख कोई नहीं सुनता। मेकअप की इतनी मोटी परत चढ़ चुकी है कि अब उसके फटे दरारों से नॉर्मा की सिर्फ सिसकियां बाहर आती है, आवाज नहीं। बीच बीच में उसे उसके पापा के खत मिलते, पर वो सामने ही नहीं आना चाहते। एक वक्त ऐसा आया जब उसे हर शख्स में उसके पापा दिखने लगे। वो खुली आंखों से सपने देखने लगी। उसे बस जिंदगी में उसी एक इंसान से मिलने की चाह जिंदा रख रही है। एक दिन उसे अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलने बुलाया, जो कि बहुत सम्मान की बात है। कब और कहाँ मिलना है मैनेजर ने फिक्स किया। लंबे हवाई सफर के दौरान नॉर्मा ने ड्रग्स लिया और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। उसे उसी हालत में प्रेसिडेंट के कमरे में छोड़ा गया जहां वो अधनंगा लेटा था। ना जाने कितने सो कॉल्ड हाई क्लास लोगों ने मिलकर उसका रेप किया और फिर उसे वापस प्लेन में बिठा दिया गया। अपनी पूरी जिंदगी उसे जब बीच बीच में होश आता तो लगता कि वो किसी शूटिंग सेट पर है और वो सब एक्टिंग कर रहे हैं। उसे रोना आता तो लगता ये कोई शूट है, उसे डर लगता तो लगता वो कोई रोल कर रही है। रोते हुए हंसती तो लगातार हंसती रहती। उसका दिमागी संतुलन कुछ बचा ही नहीं, इतना कि वो कपड़े पहनने तक भूल जाती। असल और नकल जिंदगी का फर्क मानो मिट गया हो। और एक दिन उसे एडी का फोन आया। पता चला कि कल रात कैस बहुत शराब पीने की वजह से मारा गया। पीछे वो तुम्हारे लिए कुछ छोड़ गया है। उसने कहा था कि कभी वो तुम्हें ये देगा, मैं ये तुम्हें भिजवा रहा हूँ। पार्सल में एक टेडी बेयर था, जैसा नॉर्मा के पास बचपन में हुआ करता था, और एक कार्ड जिस पर लिखा है टू माई डॉटर। नॉर्मा कुछ समझी नहीं। खोलकर देखा तो एक खत निकला। लिखा है, वो खत कभी तुम्हारे पिता ने लिखे ही नहीं, वो मैं था, कैस। नॉर्मा निशब्द हो गई। उसकी पूरी जिंदगी ही एक मजाक बन गई। उसका इंतजार एक मजाक बन गया। शराब के नशे में उसने अपनी माँ को कहते सुना, वो देखो तुम्हारे पापा आए हैं। ड्रग्स के ओवरडोज से केवल 36 साल की उम्र में नॉर्मा जीन उर्फ मैरिलिन मोनरो का 4 अगस्त 1962 में दुखद अंत हो गया। टॉप 25 ग्रेटेस्ट फीमेल स्क्रीन लेजेंड्स फ्रॉम द गोल्डन एज ऑफ हॉलीवुड में आज मैरिलिन मोनरो का नाम 6th नंबर पे दर्ज है।
और उसकी लास्ट अनफिनिश्ड मूवी थी समथिंग्स गॉट टू गिव। आज की मूवी खत्म होती है